हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और पिछली जो इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास हुई थी उससे मैंने आपको इसके पहले वाला आर्टिकल करा दिया था। आज जो है अब बच रहा है ग्लोबल द भारत द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वाला आर्टिकल बताना था यहाँ से, और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और आपको पढ़ाना। तो इसमें क्या है कि ग्लोबल साउथ जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत ने G20 के अध्यक्षता के दौरान इस मंच का उपयोग भी किया और उसको समर्थन भी दिया। तो ग्लोबल साउथ के बारे में जानना और उसके बारे में समझना और अन्य चीज़ें क्या है उसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल साउथ है क्या। ठीक, तो ग्लोबल साउथ क्या है कि ग्लोबल साउथ शब्द जो है ना सामान्यतः विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित देशों को व्यक्त करता है। ठीक, यह देश क्या है मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसमें अधिकतर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश हैं। ठीक, ये आप देख रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध में, ये आप जो जो स्काई ब्लू कलर का जो है ना, ये हल्का ब्लू, स्काई ब्लू भी नहीं कहेंगे इसको, हल्का ब्लू, जो ये वाला लाइन जो है ग्रे कलर का, ये जो है आपका ग्लोबल साउथ में आता है। इसी तरह से क्या है USA, कनाडा, यूरोप, रूस और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे आर्थिक रूप से विकसित देश क्या करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ था, ब्रांड रिपोर्ट में हुआ था 1980 में। ठीक, ब्रांड रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में क्या है उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच उनकी प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद और जीवन स्तर पर विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक, अब ये जो है ए ब्रेंट लाइन है, ये जो है रिपोर्ट आई थी इसमें ब्रेंट लाइन है। तो ये आप समझ गए होंगे ग्लोबल साउथ क्या है। ठीक, तो अभी भारत ने क्या किया वो चीज़ें जानते हैं। थोड़ा सा ये क्रम मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ का पुरजोर समर्थन किया और भारत ने इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए। कौन कौन से प्रयास किए, तो G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्यता दिलवाई, हमने पढ़ा। अब अफ्रीकी संघ ये पूरा ये अस्थायी सदस्यता पा गया। अब ये अस्थायी सदस्यता पा जाने से ये क्या है, G20 एक बहुत बड़ा मंच, इसमें क्योंकि इसमें EU भी है, ठीक, और अन्य सारे जो छुटपुट देश हैं वो तो है ही। तो इससे क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ा एक मंच तैयार हो चुका है, ये ग्लोबल साउथ के रूप में भी ये एक इस नज़रिए को हम देख सकते हैं। भारत में G20 का अध्यक्षता के दौरान क्या है कि ग्लोबल साउथ के निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया। कौन कौन से मुद्दे थे ग्लोबल साउथ के, वो चीज़ हम जानते हैं। तो MDB क्या है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में सुधार करना, संप्रभु ऋण के उच्च स्तर का सामना करने वाले देशों के लिए ऋण का पुनर्गठित करना और जलवायु वित्त को जुटाने के लिए संसाधन जुटाना, और अब मतलब ये सारे मुद्दे शामिल किए गए। और G20 की अध्यक्षता में ही सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यह थीम क्या थी, विकासशील देशों के समावेशन की प्रतीक थी। ठीक है, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में भारत के जो पक्ष में रूप में कारक कौन कौन से हैं, तो कारक ये है कि ऐतिहासिक और दार्शनिक संकल्प यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन आदि भी है। वैश्विक राजनीति में भारत की जो आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव है, ठीक, विकसित और विकासशील देशों के बीच में सेतु के रूप में कार्य करने के लिए विश्व में सबसे बड़ी तेजी से उभरती देश अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और जिम्मेदारी सहभागी भारत क्या है, मानवीय संकट के समय राहत पहुंचाने वाले सबसे पहले देशों में, अग्रणी देशों में शामिल होता है। तकनीकी और वित्तीय सहायता भी कई सारे देशों को देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है एक भारत के इस पक्ष में बहुत सारे कारक हैं जो ग्लोबल साउथ के वॉइस बनने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्लोबल साउथ के समझ बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो चीज़ देखते हैं। ग्लोबल साउथ के समझ क्या है, वैश्विक मंचों पे बहुत कम प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को UNSC में अस्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया है, यह उनके कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ आप देखिए। अच्छा, ग्लोबल नॉर्थ के भू राजनीतिक संघर्ष क्या है, वैश्विक स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तेल की बढ़ती कीमतें, खाद्य पदार्थ के मूल्यों में स्थिरता जैसे ग्लोबल साउथ की बहुत सारी चिंताओं की अनदेखी की इत्यादि है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य और तेल पदार्थों में वृद्धि हुई है, जो ग्लोबल साउथ के देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानदंड संबंधी मुद्दों पर ग्लोबल नॉर्थ का अलग दृष्टिकोण है, जैसे जलवायु गवर्नेंस के लिए एजेंडा, ठीक, लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये सारे इन सबों के बीच में क्या है, सहमति असहमति का भाव पैदा होता है। बहुत सारे वैचारिक मतभेद भी यहाँ पे हैं। अब जलवायु परिवर्तन सहित अधिकांश वैश्विक चुनौतियों का ग्लोबल साउथ पर विषमतापूर्वक प्रभाव पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारक है। तो ग्लोबल साउथ के लिए भारत द्वारा कई सारे पहले शुरू की गई हैं, जिसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और अन्य प्राचीन खाद्य अनुसंधान पहल, महर्षि पहल, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इसके माध्यम से क्या है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना है। ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसे विकास हेतु समाधान खोजने और शोध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल, इसके तहत अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम, इसका काम क्या है? ग्लोबल साउथ को कूटनीतिक और राजनीतिक बातों में समन्वय स्थापित करना। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत क्या है? भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों को प्रोत्साहित करना। G20 उपग्रह मिशन, इसके तहत क्या है? जलवायु और मौसम संबंधी महत्वपूर्ण डेटा को साझा करने के लिए पर्यावरण और जलवायु का पर्यवेक्षण किया जाएगा। तो भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे स्थापित किया है, इस बात की अगर हम जानकारी लेना चाहें तो ये है कि भारत ने ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाली वैश्विक संकट की स्थितियों से निपटने के लिए बहुदिशात्मक कूटनीतिक सहभागिताएं की हैं। आर्थिक और तकनीकी समृद्धि के पथ पर बढ़कर अपनी वैश्विक मजबूत स्तर पर साख बनाई है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 100 से अधिक देशों को दवाओं और टीके उपलब्ध कराए थे। अच्छा, भारत क्या है? वैश्विक स्तर पर जलवायु गवर्नेंस के लोकतांत्रिकरण की दिशा में अपना सहयोग दे रहा है। ठीक, अब जैसे क्या है? वर्तमान साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व, यानी क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का समर्थन करना। ठीक है, विकसित देशों पर जलवायु वित्त के दबाव बढ़ाना, ये सारी कार्य हैं। इसी के साथ क्या है कि बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक समावेशी और बनाने के लिए सुधार करने के लिए भारत पुरजोर समर्थन कर रहा है, जो यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग भी कर रहा है। यह लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मानदंडों संबंधी मुद्दों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान कर रहा है। यह मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ की क्षमता निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। और हाल ही में अगर हम देखें तो भारत यूएसए क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या है? क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसी के माध्यम से जो ग्लोबल साउथ है उसमें भागीदार देशों के साथ भारत में विकास संबंधी अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियों विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा। यह एक सहयोगात्मक मंच संवाद के लिए मंच भी देता है। 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन जो है मेजबानी की थी, वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये आर्टिकल आज ही के दिन। अभी जो है ये कोई ग्लोबल साउथ का ही कोई सम्मेलन हो रहा है और इस पर एक आर्टिकल आया हुआ है। मैं आर्टिकल अभी जो है आपको टेलीग्राम पर क्लास के बाद सेंड करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर ISPCS। ठीक है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको टेलीग्राम, वो आर्टिकल मैं दे रहा हूँ उसमें खबर है। इसको आप मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने वो गुजरा, ये संयोगी है एक तरह से, तो ये बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो भारत के समझ चुनौतियां क्या है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में? राष्ट्रीय हितों का संतुलन स्थापित करना। नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते समय जो रणनीतिक संतुलन है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसे हाल ही में भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इस कदम की कई देशों ने आलोचना की। इसका कारण क्या था कि इन कई सारे इसका कारण यह है कि कई सारे देशों में इसकी वजह से खाद्य मुद्रास्फीति में मूल्य की मुद्रास्फीति में वो वृद्धि हुई है। भारत के पास क्या है? ग्लोबल साउथ के देशों को पर्याप्त सहायता करने के लिए सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, खुद ही बहुत बड़ी जनसंख्या है, विस्फोट हो चुका है जनसंख्या का। विकास वित्त, अवसंरचना और व्यापार संबंधी योजनाओं के चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और इसके अलावा क्या है? उसके द्वारा हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ता है। चीन अपनी आर्थिक सहायता और ऋण कूटनीति ट्रैप के माध्यम से भू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत के समझ सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब आगे की राह क्या हो सकती है? बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। भारत अपने बहुपक्षीय मंचों के निर्मित 5 स्तंभों वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके समावेशी संवाद स्थापित कर सकता है। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए कनेक्टिविटी संबंधी और संरचना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निवेश करके व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन संसाधनों पर ग्लोबल साउथ के देशों को सक्रिय विकसित करनी चाहिए। ठीक है, ग्लोबल साउथ के देशों में वित्तीय रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पूंजी तक पहुंच में सुधार करने के लिए वैश्विक व्यापार और वित्त संस्थानों में सुधार करने हो सकता है। और WTO में सुधार से ग्लोबल साउथ के देशों में वैश्विक व्यापार पर न्यायसंगत, समान और नियम आधारित पहुंच प्राप्त होगी। भारत का प्रस्ताव क्या है? भारत ने विश्व व्यवस्था को ऊर्जावान बनाने के लिए 4R का कॉन्सेप्ट दिया। प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के वैश्विक एजेंडे को आह्वान किया। इसका अर्थ क्या था कि ग्लोबल साउथ देशों को प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना, स्वीकार करना कि साझा लेकिन विविध उत्तरदायित्व का सिद्धांत सभी वैश्विक चुनौतियों पर लागू होता है। सभी देशों की संप्रभुताओं का सम्मान करना, मतभेदों और विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना और संयुक्त राष्ट्र सहित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसको प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें सुधार करना। अन्य जानकारी के रूप में अगर देखा जाए तो भारत ने क्या है? क्यूबा में G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन के दौरान क्या है? ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। 77 क्या है? विकासशील देशों में G77 क्या है? 77 विकासशील देशों के समूह को G77 प्लस चाइना कहा जाता है। इसका कारण है कि चीन इस समूह साथ मिलकर तो कार्य करता है लेकिन आधिकारिक तौर पर स्वयं को इसको सदस्य का पूर्ण सदस्य अपने आप को नहीं मानता।
तो जिस ग्रुप ऑफ G77 क्या है, इसका स्थापना 1964 में 77 विकासशील देशों ने मिलकर की थी। उद्देश्य क्या था कि ग्लोबल साउथ के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। साथ ही यूएन और उसकी संस्थाओं के समक्ष अपनी संयुक्त आवाज रखने का माध्यम भी प्रदान करता है। दक्षिण दक्षिण साउथ साउथ सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत वर्तमान में इसका सदस्य है, 134 सदस्य है, हालांकि चाइना इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। यूएन में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है ये। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये वाला आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भारत आसियान संबंधों पे। भारत आसियान संबंधों पे इसको अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद हम लोग अब्राहम एकॉर्ड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मतलब सबसे कंटेम्प्रेरी ये है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है अब्राहम एकॉर्ड को। और इसके बाद है भारत सऊदी अरब संबंध, जिसको मैंने बहुत हद तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी है पहले भी एक बार। तो अभी हम करते हैं भारत और आसियान, शायद आसियान है ना, आसियान संबंधों के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया। अब ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये हुआ कहाँ पे, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये जगह इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आसियान के बारे में पढ़ते हैं, ये प्री में आए हुए क्वेश्चंस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार सवाल इससे पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आसियान में क्या है, आसियान के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 1967 में आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। सदस्य देश कौन कौन से हैं, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। इसको ध्यान दीजिए, सब सदस्य देशों की एक ट्रिक बना लीजिए और इसको रखे रहिए। म्यांमार है, लाओस है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति स्थिरता को बढ़ावा देना, साझे हित सभी मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के रूप में दूसरे की सहायता करना, इसका एक उद्देश्य था। संस्थागत तंत्र के तौर पर अगर जानते हैं तो आसियान की अध्यक्षता क्या है, सदस्य देश प्रतिवर्ष चक्रीय आधार पर आसियान की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, यह सदस्य देशों के नामों, अंग्रेजी के नामों की वर्णमाला क्रम के आधार पर निर्धारित होती है। आसियान शिखर सम्मेलन ये क्या है, नीति निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसमें जो आसियान सदस्यों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं और वर्ष में 2 बार बैठकें आयोजित करती हैं। इसका सचिवालय कहाँ पे है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, जहाँ पे ये बैठक हुई है। अच्छा, क्षेत्रीय सहयोग के आसियान +3 कॉर्पोरेशन क्या है, इसमें बहुत सारे जो आसियान के सदस्य देश हैं और प्लस क्या है, चीन, जापान और साउथ कोरिया है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है, इसमें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में क्या कि आसियान के सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और यूएसए आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें आसियान शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों पर एक नज़र, इसमें क्या क्या परिणाम आए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें भारत ने 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत ने 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें से कौन कौन से शामिल थे, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आसियान साझेदारों का भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करना। भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक है, उसका नाम स्टैक है, उसको साझा कर रहे हैं किसके साथ, आसियान के जो साझेदार हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्री में सवाल ये बन चुका है, कम से कम 5 बार बता चुका हूँ मैं। 2023 का सवाल बन रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको ध्यान देना है। भारत का क्या स्टैक है, डिजिटल भविष्य के लिए भारत आसियान कोष की स्थापना करना। ठीक, अभी क्या होगा, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वित्त के सहज लेन देन में वित्तीय एकीकरण में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। अच्छा, WHO और GCTM यानी कि क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र तथा आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI में शामिल होने के लिए आसियान देशों को भारत ने आमंत्रित किया। ठीक, अब आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITGA क्या है, भारत ने AITGA की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये इसकी समीक्षा करना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसने AITGA को व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल व सरल बनाने और व्यवसाय को सुगम बनाने में मदद मिलेगी और साधारणी और समावेशी विकास में सहायता प्राप्त होगी।
एटीका के बारे में जानते हैं, यानी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते के बारे में जानते हैं। 2009 में इसको हस्ताक्षर किया गया, 2010 में इसको लागू किया गया। इसे आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी पे समीक्षा करने की बात यहाँ पे की गई है। इस समझौते के तहत क्या है, भारत और आसियान ने 76% से अधिक वस्तुओं पर शुल्कों को क्रमिक रूप से कम करने और समाप्त करके अपने बाजारों को खोलने का निर्णय लिया था। ठीक, साथ ही भारत और आसियान ने 90% से अधिक वस्तुओं पर प्रशुल्क क्या है, जो टैरिफ रेट है, उसको उदार बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। अच्छा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का कुछ महत्वपूर्ण क्या परिणाम आया, ये चीज़ जानते हैं। तो ये है, इस शिखर सम्मेलन में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्य योजना EAS-POA 2018-22 के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और साथ ही नई EAS-POA 2028 तक इसको शामिल करने का, POA को शामिल अपनाने का स्वागत किया गया। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मुख्य भूमिका के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। इसके अलावा एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की बात की। अब आता है कि जो EAS-POA इसके प्रमुख बिंदुओं पर नज़र क्या है, यह जानते हैं। तो इस हिंद प्रशांत के पर आसियान के आउटलुक को मुख्य धारा में लाना और लागू करना। ठीक, आसियान की केंद्रीयता और आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों को EAS के भीतर एक प्रेरक बल के रूप में मजबूती प्रदान करना और अंतर क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से साझेदारियों को मजबूत करने पर बल देना। इसके सहयोग में क्या है, सतत विकास एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने वाले प्रयास शामिल है। ठीक है, तो भारत आसियान संबंधों का महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। क्या महत्व है, चिंताएं क्या हैं और आगे की राह क्या है, ये हमारा आर्टिकल खत्म तब होगा। तो ये अब आते हैं हम अपने मेंस के कंटेंट पे कि महत्व पूछेगा, भारत आसियान संबंधों का महत्व बताइए। तो यहाँ आप जानना बहुत जरूरी होता है, जियो पॉलिटिकल, भू राजनीति। भारत की क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में आसियान ही केंद्रीय स्थान है। साथ ही आसियान क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर पहल में भी योगदान देता है। क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षीय सहयोग में ये मतलब व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ठीक, आर्थिक सहयोग वित्त वर्ष 2022-23 में भारत आसियान के बीच $131 बिलियन का अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार हुआ। 2022-23 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान के साथ किए गए व्यापार का हिस्सा 11% था। ठीक है, पूर्वोत्तर के विकास का मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कालादान मल्टी मॉडल परियोजना, इसी के माध्यम से पूर्वोत्तर के साथ संपर्क बढ़ेगा और प्रगति और विकास के मार्ग खुलेंगे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भारत और आसियान के बीच आसियान कार्य योजना 2016 और 2025 के कार्यान्वयन के माध्यम से साझेदारी मजबूत हुई है। इससे आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को निपटाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, चीन के प्रभाव को कम करना बेहद जरूरी है। तो यहाँ क्या है, भारत अपनी द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने से जो प्रमुख कारक चीन है, उससे जो है प्रभुत्व उसको क्या करेगा, प्रतिसंतुलित करेगा, मतलब उसको काउंटर करेगा, उसको बैलेंस करेगा। ठीक, अब जैसे क्या है कि भारत अभी उदाहरण तौर पर देखिए, चीन ने नया नक्शा जारी कर दिया। इसमें बहुत सारे जो भारत के हिस्से हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उन पर क्या है कि अपने क्षेत्राधिकार का झूठा दावा करता रहता है, बार बार अपने उकसावे वाली कार्रवाई को करता रहता है। तो इससे क्या है कि जो आसियान और भारत की चिंताएं मिलती हैं, बढ़ाती हैं और मिलती भी हैं। तो इससे जो है ये भारत जो संबंध बनेगा आसियान से, अच्छा तो जाहिर सी बात है दोनों को ले लाभ होगा। सॉफ्ट पावर की बात है, या भारत के लिए क्या है, आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ क्या है, सभ्यतागत महाशक्ति बनने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया एक उत्तम स्थान है। इसमें भारत के साथ ये सांस्कृतिक समानताएं साझा करता है। मंदिर निर्माण, योग, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों पर आधारित अभिनय, रामलीला का प्रदर्शन और आयुर्वेद का पाठ इसमें शामिल है। तो बहुत सारी चिंताएं भी हैं भारत आसियान संबंधों के बारे में। जैसे महाशक्ति बनने की दिशा में प्रतिस्पर्धा क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया विस्तृत हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित है। यह क्या है, USA और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य केंद्र है। बढ़ता व्यापार घाटा, गैर प्रशुल्क बाधाएं, आयात विनियमन कारण व्यापार संतुलन असंगत रूप से आसियान के पक्ष में बना हुआ है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय समझौते भी हैं। RCEP आप जानते ही होंगे, पढ़ाया मैंने RCEP के बारे में। व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते के साथ जुड़ाव हुआ बढ़ रहा है आसियान देशों का। अब ये भारत के साथ, अब ये क्या है कि यह सहभागिता आसियान भारत संबंधों पर पर्याप्त ध्यान न जाने के कारण क्या है, और सीमित संसाधन के कारण ही बन रही है। तो ये भी एक चिंता है। और बाजार और कनेक्टिविटी का अभाव भी है। आसियान देशों के बीच भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित है। इससे व्यापार, निवेश, बिजनेस टू बिजनेस और लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी जो परियोजना है उसमें धीमी गति है। जैसे IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के लिए 2002 में स्वीकृति दी गई और
तब इसके बाद से ही इस परियोजना को म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय बाधाओं सहित अनेक विलंब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके 2027 तक पूरा होने की संभावना है। चीन का बढ़ता प्रभाव। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना है। ठीक, हालांकि इसके अभी तक भारत ने कोई विकल्प नहीं दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो आगे की राह में हमें ये लिखना है कि हमें क्या है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को अपनाना बहुत जरूरी है। भारत द्वारा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। एशिया भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल और आसियान के लिए हिंद प्रशांत के लिए आसियान आउटलुक के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित किया जा सकता है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मूल्य श्रृंखला का जो है इंटीग्रेशन करना चाहिए, एकीकरण करना चाहिए, इसको मजबूत बनाना चाहिए, यानी सप्लाई चेन जो है वो बना रहे। जैसे इसमें क्या है, व्यापार सुविधा, वस्तुओं सेवाओं, पूंजी का उदारीकरण हो, प्रतिस्पर्धा नीति, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हो, इससे इस चीज़ों को इसमें शामिल करना चाहिए। कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को तेजी से पूरा करना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो है एक आर्थिक गलियारा बनाना चाहिए, जिसका इस राजमार्ग का विस्तार कंबोडिया, लाओस, PDR और वियतनाम जैसे देशों में करना चाहिए। और उन देशों के साथ क्या है, अपना व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन, शैक्षिक आदान प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक समझ को विकसित करना चाहिए और लोगों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। अब आता है अब्राहम एकॉर्ड। हाल ही में क्या है, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर पूरा होने के 3 वर्ष पूरे हुए। 3 वर्ष पूरे हुए हैं अब्राहम एकॉर्ड समझौते पे। इसके बारे में जानते हैं, अब्राहम एकॉर्ड समझौता है क्या। यह समझौता USA, UAE और इजराइल के बीच एक सामूहिक समझौता है। तीन लोग हैं। अब आप देखिए UAE, ठीक है, इधर है गया USA और एक क्या है, इजराइल। ठीक है, ये इजराइल, इसके बीच में क्या है, ये जो है समझौते हुए थे। अब इस समझौते पर 2020 में हस्ताक्षर हुए थे। बाद में क्या है, जो बहरीन है, बहरीन, ठीक, इस सूडान है, ठीक, और मोरक्को, ये क्या हो गए थे, इसमें भी शामिल हो गए थे इस समझौते में, अब्राहम एकॉर्ड में। यह समझौता क्या था, इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का प्रतीक था। पहले 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ 20 समझौते किए थे। अच्छा, 1979 में मिस्र इजराइल के साथ संधि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राष्ट्र था। ठीक, 1994 में जॉर्डन ने इजराइल का शांति समझौता भी स्थापित कर लिया था। तो अगर हम समग्र तरीके से इसको देख रहे हैं तो इसमें तरीके से ये हमें समझ में आता है कि इजराइल के साथ जो राजनयिक संबंध रखने वाले जो अरब देश हैं उसमें क्या है, केवल 5 देश हैं। एक है मिस्र, दूसरा जॉर्डन, UAE, बहरीन और मोरक्को। हालांकि वर्तमान में जो भी अब युद्ध चल रहा है, अब युद्ध क्या चल रहा है, अब देखिए इजराइल है, ठीक है, और ये मिस्र हो गया, ये इसका सिनाई प्रायद्वीप हो गया जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये इजराइल है, जो ये वाला हिस्सा जॉर्डन है। अब ये इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है, इसका किसका, ये गाजा स्ट्रिप पे, देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दिया, ये आपका हो गया सिनाई प्रायद्वीप, ये हो गया मिस्र और ये है स्वेज नहर यहाँ से, ठीक है, ये आपका इजराइल हो गया। ठीक है, इजराइल वाला जो हिस्सा है यहाँ वेस्ट बैंक है और ये है गाजा स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप, रुको इसको दूसरे कलर से मैं करता हूँ, ये हो गया आपका पतली सी स्ट्रिप, ये आपका हो गया क्या, कौन सा एरिया, जहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, यहीं पे लड़ाई चल रही है, लड़ाई जो है चल रही है यहीं पे। तो इसी बात, लड़ाई क्या है, हमास युद्ध। अब इसके वजह से क्या है, राजनीतिक अस्थिरता हुई है, अस्थिरता हुई है। और जो भी अरब वर्ल्ड के देशों के साथ इजराइल के जो सामान्य राजनयिक संबंध थे और जो कुछ भी अभी तक था, जो बातें बनती जा रही थी अब्राहम एकॉर्ड के बाद से, वो चीज़ें अब धूमिल होती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव और असर और अन्य जो समीकरण है वो उसे प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब समझौते में क्या था उसको जानते हैं कि यूएई, बहरीन, इजराइल में दूतावास स्थापित करेंगे और राजदूतों को एक दूसरे देश में भेजेंगे। साथ ही साथ क्या है, ये देश पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सहित कई सारे इजराइल के साथ सहयोग मिलकर कार्य करेंगे। इस समझौते को अब्राहम एकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि विश्व के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्म, इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का मूल पैगंबर कौन है, अब्राहम है। कहाँ पे, यरूशलेम में। जानते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, ये अब्राहम, ये यरूशलेम की लड़ाई ही यहीं पे है, यही है, ठीक है। तो इनका तीनों का मूल कौन है, अब्राहम है, इसलिए इनको अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या था, इसका महत्व ये था स्थिरता बनाए रखने में। कई सारे विशेषज्ञों को मानना है कि इसके फारसी खाड़ी में स्थिरता को बनाए रखने और हिंसा को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किया, इसको डिजाइन किया गया। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान।
अभी कहीं टू स्टेट सोल्यूशन के मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है इजराइल और अरब के देशों के बीच बातचीत का रास्ता खोल करके। ठीक है, अब इससे क्या है कि हाल ही में अब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच में क्या है, अब्राहम एकॉर्ड के जो देश हैं बहरीन और यूएई ने सभी संघर्षरत पक्षों के बीच तनाव दूर करने की बात की ताकि लोगों के जीवन और हित को रक्षा कर सके। आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, व्यापार में इजराइल के बीच अन्य जो पश्चिमी एशियाई देशों तो क्या है कि 74% की वृद्धि हुई। धार्मिक महत्व ये है कि जो यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद की यात्रा हेतु अन्य समुदाय की अनुमति होगी। इजराइल में धार्मिक स्थल जैसे है। अब प्रौद्योगिकी में सहयोग ये होगा कि इजराइल यूएई जॉर्डन के बीच में प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट किया गया है, साइन किया गया है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि इजराइल को बिजली आपूर्ति के लिए जॉर्डन में एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। बदले में इजराइल क्या करेगा, इजराइल में स्थित एक व्हील लवणीकरण संयंत्र को जॉर्डन को जल देगा। शिक्षा के मामले में देखा तो यूएई के कई छात्रों ने इजरायली विश्वविद्यालयों में नामांकन कराया। बहरीन ने भी जो है कॉमन शैक्षणिक गतिविधियों को अपनाया है। ठीक है, कई सारे छात्र और प्रोफेसर दूसरे देशों में आगे बढ़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब चीज़ें बदल रही हैं, उसको हम चुनौतियों में देखेंगे। इस समझौते के लिए भारत का क्या महत्व था ये जानते हैं। क्षेत्रीय सहयोग, इस समझौते ने क्या किया कि क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का आधार तैयार किया। अब इसका सटीक उदाहरण क्या है, I2U2 बहुत इंपॉर्टेंट है। I2U2 अब तो हाल ही में इसके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि इजराइल, भारत, यूएई और क्या है USA इस समूह की स्थापना हुई। इसका फोकस करता है जल परिवहन, ऊर्जा और अंतरिक्ष स्वास्थ्य जैसे खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर इसका फोकस था। आर्थिक अवसर क्या था कि इजराइल और अरब देशों के बीच में संबंधों को समान होने से भारत के लिए नई आर्थिक अवसर प्रदान होंगे। खाड़ी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अब यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच सीधी उड़ाने की सुविधा दी गई। तो बहुत सारी चीज़ें भारत के लिए महत्व में थी। अब भारत के अब्राहम एकॉर्ड के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां उभरती हैं और हो चुकी हैं। अब तो पश्चिम एशिया में क्या है, बदले भू राजनीतिक गठबंधन। अब पश्चिम एशिया का क्षेत्र क्या है, ऊर्जा के क्षेत्रों से संपन्न होने के कारण क्या है, विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ब्रिटेन और फ्रांस ने 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर कई दशकों तक अरब देशों पर शासन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, यूएसए ने पश्चिमी एशिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना शुरू कर दिया था। अब रूस चीन की बढ़ती भागीदारी ने इस क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सारी चुनौतियां दी हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है, बहुत अभी है और हाल ही में गाजा के हमास समूह ने इजराइल के विरुद्ध बड़ा हमला कर दिया। अब इसके वजह से फिर अभी इधर रिटेलिएट किया गया। अब तो ये चीज़ें और बिगड़ चुकी हैं। ईरान के प्रति शत्रुता है। अब ये क्या है कि अब्राहम समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभाव पर साझा चिंताओं से प्रेरित माना जाता था। अब ईरान ने बैक सपोर्ट देकर, अब कहा जा रहा है ऐसा कि हिजबुल्ला और हमास और अन्य हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करके ईरान ने कहीं ना कहीं अभी सब चीज़ों को अपना बदला ले लिया है। अब उन क्षेत्रीय जो भी रीजनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ये टेररिस्ट हैं, उनको एक्टिवेट करके ईरान अस्थिरता ला चुका है। चीन और सऊदी ईरान की कूटनीति है। इजराइल समर्थित, मतलब जो है इजराइल ने चीन समर्थित सऊदी ईरानी समझौते को चिंता की दृष्टि से देखता है। अब इजराइल इस बात से चिंतित है कि सऊदी ईरान क्या समझौते से ईरान विरोधी क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के उसको प्रयासों को झटका लग सकता है। बहुत सारी चिंताएं हैं, क्षेत्रीय स्थिरता है, क्षेत्रीय लड़ाई है। तो ये ऐसे में क्या है कि जो रूस भी है बहुत सारा चीज़ों को, अब ये क्या है कि रूस जो है मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते कूटनीतिक हस्तक्षेप को क्या करता है कि बहुत सारे बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था की दिशा में एक सकारात्मक कदम में रूप देखता है। ठीक, और बहुत सारे जो वेस्ट के देश हैं वो क्या करते हैं, इसको नकारात्मक परिदृश्य से देखते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय लड़ाई है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्या है कि जो ये संघर्ष है वो और गहराता जाएगा और कहीं ना कहीं जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो चीज़ें न हो पाएंगी। तो ये ही एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और वर्तमान के परिदृश्य में बता दूं कि अरब वर्ल्ड कहीं ना कहीं अब अपनी पुरानी जो, अब जैसे अभी सऊदी अरब में अपने OIC देशों की बैठक हुई रियाद, वहाँ पे जिद्दा में, उनका मुख्यालय जिद्दा में है। मैंने इस पर शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, आप शॉर्ट्स वीडियो में चेक करिएगा। वहाँ बैठक हुई जिसमें इजराइल विरोधी प्रस्ताव को पारित करने की बात की गई थी। तो सारे अरब देश के कंट्रीज बैठे थे वहाँ पर। तो ये सारी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड है कहीं ना कहीं गैर प्रासंगिक बनता जाएगा अगर ये चीज़ें, अगर अब लड़ाई जो है जो इजराइल वाली अगर अब तक अभी भी चलती रही। तो अब निष्कर्ष क्या है, अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया में शांति स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध, आर्थिक सहयोग को स्थापित करके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए खुला मंच देता है। हालांकि हालिया इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के चलते अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब्राहम समझौते में कम समय में भी शांति स्थिरता कैसे प्राप्त की जाएगी। अस्थायी शांति और के लिए संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने की आवश्यकता है और यही मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन का भी है।
तो अब इसका क्या है कि अब जब यहाँ नोट दिया गया कि विजन आईएएस में अगला जो मतलब संस्करण आएगा तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति का जो विश्लेषण होगा वो अगला वाले आर्टिकल में आएगा, अगले वाले जो मैगजीन यानी अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन आएगी उसमें आएगा ये। तो उसमें हम अच्छे से और करेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना ही देखते हैं। अब बस बचा है सऊदी अरब संबंध और इसके बाद थोड़ा सा बचा है न्यूज इन शॉर्ट्स। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो उसको शुरू में इसी से कंप्लीट करके हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं चूँकि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। तो वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करते रहिए। हम आपको पूरा मैगजीन कंप्लीट कराएंगे, वादा करें हैं।